2024 के इलेक्शन में योगी आदित्यनाथ के अंडर में उत्तर प्रदेश में भाजपा ने सिर्फ 33 सीट्स गेन करी और इसके बाद मुसलमानों द्वारा गाजियाबाद के दासना देवी मंदिर को घेरने की बात हो, चाहे बहराइच में हो रही घटना हो, हर जगह योगी आदित्यनाथ को बैकफुट पे लाने की कोशिश की जा रही। कुछ समय पहले अरविंद केजरीवाल ने योगी आदित्यनाथ के लिए कुछ ऐसा कहा था, योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे। और इसके जवाब में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जेल में रहने की वजह से केजरीवाल का दिमाग खराब हो गया है। अरविंद केजरीवाल जी अभी जेल से छूटे हैं, तो जेल का साइड इफेक्ट उनको हो रहा है। योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच में जो दरार चल रही है, जो टकराव है, नरेंद्र मोदी के सक्सेशन का बैटल है, वो आखिर कहां जाएगा, चलिए जानते हैं। जहां 2019 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को लगभग 50% वोट शेयर मिला था और उनकी 60 सीट्स आई थी, वही अब घट के 2024 में 41% वोट शेयर के साथ सिर्फ 33 सीट्स तक सीमित रह गया है। यूपी में राम मंदिर बना, काशी विश्वनाथ धाम बना, पूरे स्टेट्स में एक्सप्रेसवेज का नेटवर्क बिछा दिया गया, चाहे विंध्याचल धाम हो या फिर वृंदावन, हर जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर को और कनेक्टिविटी को खास ध्यान में रखा गया ताकि टूरिज्म बूस्ट हो। पॉलिटिकल एनालिस्ट के अनुसार जहां पूर्वांचल में ब्राह्मण और राजपूत वोटर्स बीजेपी से नाराज थे, वहीं दूसरी तरफ गलत प्रत्याशियों को टिकट देने की वजह से जनता नाराज हो गई। योगी आदित्यनाथ के राइवल अखिलेश यादव ओबीसी और दलित समाज को अपनी पार्टी की तरफ अट्रैक्ट करने में सफल रहे। ऐसे में बिगड़ता हुआ लॉ एंड ऑर्डर क्या इस तरफ इशारा कर रहा है कि योगी आदित्यनाथ के दिन अब सीमित बचे हैं। यूपी की क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए नरेंद्र मोदी खुद योगी आदित्यनाथ से मिलते हैं और इस मीटिंग में आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा, राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा, गुजरात सीएम भूपेन्द्र भाई पटेल और साथ में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी शामिल थे। योगी आदित्यनाथ का आरएसएस से कोई भी बैकग्राउंड नहीं रहा है। वहीं उनके गुरु महंत अवैधनाथ भी किसी वक्त हिंदू महासभा के मेंबर थे और उन्होंने बाद में बीजेपी ज्वाइन करी थी, लेकिन उनका आरएसएस से कोई लेना देना नहीं था। और योगी जी के जितने भी ओपोनेंट्स हैं, चाहे वो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हो या फिर अमित शाह, इन सबका आरएसएस का बैकग्राउंड है। ऐसे में आरएसएस भी योगी और बीजेपी के अदर लीडर्स के टसल में बीच में फंसी हुई है। पॉलिटिकल एनालिस्ट की मानी जाए तो धीरे धीरे बीजेपी भी कांग्रेस की राह पे चल चुकी है, यानी बीजेपी में भी कांग्रेस की तरह हाई कमांड कल्चर शुरू हो चुका है। जिस तरह कांग्रेस में एक पॉलिटिकल फैमिली, नेहरू गांधी फैमिली, इनकी रिट चलती है, ये जो बोल देते हैं वही इनके नीचे के लोग फॉलो करते हैं और ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। एक समय था जब बीजेपी में टिकट का फैसला लेने से लेके जो इंपॉर्टेंट फैसले होते थे वो सेंट्रल लीडरशिप तो लेती थी, लेकिन ग्राउंड लेवल पे काम करता था बीजेपी का कार्यकर्ता और साथ में बैकिंग होती थी आरएसएस की। और जब आरएसएस अपना हाथ खींच लेती थी तो उस वक्त बीजेपी औंधे मुंह गिरती थी। जैसे 2004 के इलेक्शंस में अटल बिहारी वाजपेयी की हार का सबसे बड़ा कारण माना जाता है कि आरएसएस का पूरा काडर घर में बैठ गया था। इनफैक्ट 2024 के इलेक्शन में भी मोदी जी का जो क्लियर मेजॉरिटी नहीं आई है, उसमें बहुत बड़ा रीजन है जेपी नड्डा का ये स्टेटमेंट कि उन्हें आरएसएस की अब जरूरत नहीं है। आज बीजेपी का मॉडल अगर देखा जाए तो कांग्रेस से कुछ अलग नहीं है। कांग्रेस हमेशा एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल लीडरशिप चाहती है, लेकिन स्टेट में हमेशा पपेट्स बिठाना चाहती है और कुछ ऐसा ही रास्ता बीजेपी अपना रही है। जब आप देखेंगे कि एक सेंट्रल लीडरशिप तो काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जब राज्यों की बात की जाए तो वहां के मुख्यमंत्री बहुत ही वीक दिखते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ इन सब से बिल्कुल अलग, निखर के अलग से आए हैं। उनकी ब्रांड वैल्यू इतनी स्ट्रॉन्ग है, उनकी अपनी खुद की इतनी फैन फॉलोइंग है कि उन्हें शायद यूपी में बीजेपी की भी जरूरत नहीं है। इनफैक्ट बीजेपी को योगी आदित्यनाथ की ज्यादा जरूरत है। और वीक लीडरशिप को नर्चर करने का, जैसे कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जैसे एक बड़े कद्दावर नेता को हटा के मोहन यादव को लाना हो, या वसुंधरा राजे जैसे एक एक्सपीरियंस्ड कई बार के चीफ मिनिस्टर को हटा के एक फर्स्ट टाइम के एमएलए भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाना हो। ऐसा करने से सबसे बड़ा फायदा सेंट्रल लीडरशिप को होता है, वो अपनी पकड़ स्टेट्स पे भी काफी मजबूती से बना के रखती है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने पहले भी गुजरात में कई कद्दावर नेताओं को साइडलाइन किया है, चाहे फिर वो केशुभाई पटेल हो या फिर संजय जोशी हो। इनफैक्ट कर्नाटका में बीजेपी को आगे ले जाने वाले बीएस येडियुरप्पा को भी घर बिठा दिया गया। एंड इनफैक्ट बीजेपी के फाउंडिंग मेंबर्स लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी भी आज घर बैठे हुए हैं। इन सब के बीच में योगी आदित्यनाथ एकदम अलग दिखाई देते हैं, जो शायद सेंट्रल लीडरशिप की मुट्ठी से बाहर निकल चुके हैं। अब आप हेमंत बिश्व शर्मा का नाम ले सकते हैं, जिन्होंने एक बहुत बड़ा ब्रांड बनाया है स्पेशली नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में। लेकिन हेमंत बिश्व शर्मा ओरिजिनली कांग्रेस से थे और बीजेपी को अपना बेस नॉर्थ ईस्ट में बनाने के लिए हेमंत बिश्व शर्मा की जरूरत थी। हेमंत बिश्व शर्मा को बीजेपी की कभी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं रही। इनफैक्ट हेमंत बिश्व शर्मा और योगी आदित्यनाथ दो ऐसे कद्दावर मुख्यमंत्री हैं जिनका आरएसएस का बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन तब भी आज उनकी
उनकी स्टेट्स में सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग है। इनफैक्ट योगी आदित्यनाथ का नाम तो अब प्राइम मिनिस्टर की रेस में भी लिया जाने लगा है। मुख्यमंत्री बनने से पहले योगी आदित्यनाथ 5 बार सांसद रह चुके हैं गोरखपुर से, और उस वक्त भी हिंदू युवा वाहिनी के रूप में उन्होंने अपनी धमक लोगों के बीच में दिखा दी थी, और इसी से प्रभावित होकर आरएसएस ने यूपी में मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में मनोज सिन्हा के बजाय योगी आदित्यनाथ को बैकिंग दी थी। योगी आदित्यनाथ के कद की धमक तो 2017 के इलेक्शंस में ही दिखाई दे गई थी, जब 403 सीट्स में भाजपा 312 सीट्स में जीत जाती है। बीजेपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाए जाने के पक्ष में दिखाई नहीं दे रहा था। जहां केशव प्रसाद मौर्य एक कद्दावर ओबीसी नेता थे, वहीं मनोज सिन्हा एक पुराने आरएसएस के लीडर रहे हैं, और ये दोनों योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनाए जाने से नाराज थे। इस क्राइसिस को खत्म करने के लिए अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया और उन्हें एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर बनाने का ऑफर दिया गया। योगी जी ने अमित शाह के इस ऑफर को ठुकरा दिया और वापस लखनऊ आ गए। जब मीडिया ने अमित शाह से पूछा कि यूपी का अगला सीएम कौन होगा, तो अमित शाह का जवाब था जिसे केशव चाहे, यानी इशारा केशव प्रसाद मौर्य की तरफ था। अमित शाह के इस स्टेटमेंट के बाद पॉलिटिकल गलियारों में कुछ समय तक हलचल बनी रही, और उसके बाद दिल्ली के राम मनोहर लोहिया में जाके केशव प्रसाद मौर्य एडमिट हो जाते हैं, यानी कि मौर्य अपनी नाराजगी साफ साफ प्रकट कर देते हैं। केशव प्रसाद मौर्य अगले दिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज तो हो जाते हैं, लेकिन तुरंत ही अमित शाह वापस योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाते हैं। 18 मार्च को फ्लाइट या ट्रेन न होने की वजह से योगी आदित्यनाथ एक चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली पहुंचते हैं और वहां पे पीयूष गोयल से मिलते हैं, और उसके बाद वो यूपी के चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। योगी कभी भी मोदी जी हो या अमित शाह उनकी फर्स्ट चॉइस नहीं थे। जहां मोदी जी मनोज सिन्हा को सीएम चाहते थे, वहीं अमित शाह केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते थे। लेकिन आरएसएस के वीटो के चलते योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाता है। आरएसएस का मानना था कि योगी जी युवा नेता है, साथ में उनकी एक फायर ब्रांड हिंदुत्व लीडर की इमेज है, और ये बीजेपी के फैन बेस को बढ़ाएगी। लेकिन ये बातें 2017 की हैं। 2024 आते आते अब बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी बन गई है, और आरएसएस से कई गुना ज्यादा वर्कर्स आज बीजेपी के पास हैं। तो क्या ऐसे में आरएसएस के द्वारा चुने गए नेता योगी आदित्यनाथ आगे अपनी कुर्सी को बचा सकेंगे? देखिए, 2017 में भले ही योगी एक सेलेक्टेड सीएम हो, लेकिन 2022 में वो एक इलेक्टेड सीएम थे। उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा गया था, और योगी आदित्यनाथ ने 2/3 बहुमत उत्तर प्रदेश में हासिल किया था। क्या योगी आदित्यनाथ आज देश के सबसे पॉपुलर चीफ मिनिस्टर हैं, और क्या वो आगे मोदी जी के सक्सेसर बन पाएंगे? ये सवाल तो भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। लेकिन साउथ के सुपरस्टार पवन कल्याण को आज योगी आदित्यनाथ ऑफ साउथ इंडिया कहा जाने लगा है। आखिर पवन कल्याण एक कम्युनिस्ट विचारधारा से किस तरीके से हिंदुत्व के पोस्टर बॉय पूरे साउथ इंडिया में बन चुके हैं, इस विषय पे मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।